25 अक्टूबर 2025 को मेरठ के सेंट्रल मार्केट में एक अवैध कॉम्प्लेक्स ढहाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इस कॉम्प्लेक्स के ढहने के बाद यहाँ पर एक सियासत शुरू हुई। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उन्होंने इस सियासत को जन्म दिया और उसकी एक तरीके से कहेंगे नींव रखी समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान ध्वस्तीकरण के अगले दिन यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहले से ही सेंट्रल मार्केट को बंद करके एक व्यापारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरने में व्यापारियों के बीच पहुँचे अतुल प्रधान ने ये ऐलान कर दिया कि वो 5 दिन बाद से आवास विकास के अफसरों का घेराव करेंगे और आवास विकास के गेट पर बैठकर उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ धरना देंगे। इस ऐलान के बाद बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया। कोशिश हुई कि किस तरीके से अपने जो परंपरागत वोटर हैं सेंट्रल मार्केट के व्यापारी उनको संभाला जाए। उसी कोशिश में जो मेरठ के कमिश्नर रहे ऋषिकेश यशोद भास्कर, उनके साथ बैठकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने, कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने एक बैठक की और बैठक में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन करते हैं, अवमानना करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण के लिए दिसंबर 2024 में जारी किया था। अब उसमें सबसे बड़ा जो एक आदेश था वो ये था कि कमिश्नर ने ये साफ लिखा कि जिस वजह से वहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, आगे जो भी निर्माण ध्वस्त होने हैं वो ध्वस्त नहीं होंगे। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसके अलावा और बहुत सारे निर्णय लिए गए। इसी बीच जो मेरठ के मेयर हैं हरिकांत एलूवालिया, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि बिना मानचित्र के अप्रूव्ड किए हुए नगर निगम जिस कार्यालय को बना रहा है उसमें जो दुकानें हैं उनका आवंटन प्राथमिकता के तौर पर उन व्यापारियों को कर दिया जाएगा जिनके रोटी रोजगार अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण में चले गए। यानी उन्होंने अपने रोजगार उस ध्वस्तीकरण की वजह से गंवा दिए हैं। ये एक तरीके से उन व्यापारियों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर ना तो मंडलायुक्त और ना ही मेयर कोई निर्णय ले सकते हैं और ऐसी कोई पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय नहीं की है। यही वजह रही कि सरकार ने अगले ही दिन जो मेरठ के मंडलायुक्त थे उनको यहाँ से हटा दिया। बाद में जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एमएलए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लड्डू बंटवाए, आतिशबाजी चलाई और व्यापारियों को खुश करने के लिए तमाम तरह के झूठे जो वायदे थे वो उनसे किए। वो बात अलग है कि उन झूठे वायदों में से एक रत्ती भर भी अभी तक ज़मीन पर कोई वायदा नहीं उतरा है। दूसरी तरफ जो विक्टिम्स थे इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण होने के बाद वो खून के आंसू रो रहे थे। उनके रोटी रोजगार चले गए, उनकी 30-35 साल की जो मेहनत थी, जो कैरियर था, वो सब कुछ तबाह हो गया। इस पूरे मामले पर अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो बता रहे हैं कि कैसे व्यापारियों को बीजेपी के और बीजेपी नेताओं के झूठे वायदों ने छला है। देखिए, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है असल में पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। ये हमेशा लोगों को धोखे में रखकर, झूठ बोलकर और झूठ को बार बार बोलकर ये लोगों में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है और ना इनके कहने से झूठ सच हो जाएगा, ना हमारे कहने से सच झूठ हो जाएगा। तो ये तो आप पक्का मान के चलिए, क्योंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं। सेंट्रल मार्केट जो है ये हमारे घर से यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी मार्केट भी सेंट्रल मार्केट ही है। हम लोगों ने बचपन से सेंट्रल मार्केट को देखा। जब हम छोटे से थे तब से हम सेंट्रल मार्केट को देखते हैं, पूरा बनते हुए हमने देखा है। तो ऐसे में उससे सिर्फ दलीय या कोई किसी और कारण से लगाव नहीं है, हमारा व्यक्तिगत उससे लगाव है। और लगाव होने के कारण जब जब सेंट्रल मार्केट का विषय आया तब तब हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट किए। न केवल इसलिए कि वो व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वोट किसको देते हैं, हमें देंगे या नहीं देंगे या कुछ हो, उस राजनीति में आने से पहले भी सेंट्रल मार्केट के लोगों से, सेंट्रल मार्केट से हमारा लगाव रहा है। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये आज का नहीं है
और अगर आप पूरे पीछे की तरफ जाकर देखें तो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ना केवल सेंट्रल मार्केट की बल्कि कहीं भी आप रेजिडेंशियल जगहों में जाके देखेंगे, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में रेजिडेंशियल जगहों पर कॉमर्शियल दुकानें या कॉमर्शियल काम हो रहा है। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसमें जगह जगह पर शिकायतें होती हैं, यहाँ पर भी शिकायतें हुई हैं। कुछ आवास विकास के लोग, बड़े अधिकारी, सब लोग इन्वॉल्वमेंट करके, इंजीनियर्स लोग और यहाँ के स्थानीय उस समय के जो अधिकारी रहे वो घूस खाकर ये सब के सब मार्केट इस तरीके से इन्होंने तैयार कराए हैं। अगर सही तरीके से अधिकारी लोग अपना काम किए होते तो रेजिडेंशियल इलाके में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार नहीं है तो आदमी रोज़गार ढूंढता है, छोटे छोटे अपने दुकानों के माध्यम से, किसी तरह के और माध्यम से आदमी अपना रोज़गार चलाता है। इसी तरीके से ये भी सेंट्रल मार्केट में इसी तरीके से लोग वहाँ पर रोज़गार कर रहे थे। ये जब 2014 में हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया, हाई कोर्ट के निर्णय में जिस दिन ध्वस्तीकरण होना था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये सब के सब लोग जानते, पूरा शहर जानता है। मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से फ़ोन पे वार्ता हुई। फ़ोन पे वार्ता होने के बाद में उन्होंने स्पष्ट करके ये बात कही कि हम लोग इसको भी रुकवा देते हैं, चांस उनको मिलना चाहिए, घर किसी का नहीं तोड़ा जाना चाहिए, दुकानें नहीं टूटनी चाहिए। ये हमारा विचार पहले से ही रहा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी की दखल के बाद इस सेंट्रल मार्केट को हाथ नहीं लगा पाया प्रशासन, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। ये चीज़ आगे बढ़ती रही। बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये सिर्फ इनको झूठ बोलते रहे, बरगलाते रहे। और मैंने सेंट्रल मार्केट में अभी जाकर भी खुद ये बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिर्फ और सिर्फ अगर चैलेंज कोई कर सकता है तो देश की संसद कर सकती है। संविधान में जो रोल है, अगर किसी भी चीज़ को पलटने का या नया बनाने का, वो संशोधन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है या कोई कानून नया ला सकता है तो सिर्फ ला सकता है, वो संसद ला सकती है। अगर पार्लियामेंट में बिल लाया जाए मदद करने के लिए तो निश्चित रूप से उनको मदद मिल जाएगी। लेकिन आज की तारीख में इन लोगों ने ना विधानसभा के स्तर से ना लोकसभा के स्तर से कोई इस तरह का इनको लाभ देने का काम नहीं किया है। और जो आज का ये प्रकरण जब हुआ, ये ध्वस्तीकरण का मामला जब हुआ है, उससे पहले भी कई तरीके से आप देखेंगे, नज़दीक से अगर देखेंगे जाकर, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं कर पाए और इस तरह की कोई इन्होंने काम करने का काम नहीं किया जिससे कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल सकता था। तो मैं जब इसमें सेंट्रल मार्केट को ध्वस्तीकरण का जो बुलडोजर पहुंचा है, उस दिन मैं यहाँ पर नहीं था। हम लोग उस दिन बिहार गए थे, चूँकि बिहार में चुनाव चल रहा था। उसके बाद में ध्वस्तीकरण हुआ और ध्वस्तीकरण के बाद में जब इनको जनता ने गालियाँ देना शुरू किया, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार को, उसके बाद में कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि भाई तो हमारे जो वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हम लोगों के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं। और फिर घर तो ये सरकार तोड़ती आई है ना, इसका तो ये प्रिय काम है इनका, किसी का घर तोड़ना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। हमने पहले दिन से ये बात कहा कि घर या दुकान किसी का बनाया हुआ टूटता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। उसी कड़ी में जब ये ध्वस्तीकरण हुआ, इसमें सैकड़ों लोगों को न केवल रोजगार गया बल्कि वो बर्बाद हो गए। उसके बाद में इन्होंने एक कमिश्नर साहब के साथ बैठ के एक मसूदा तैयार किया और ये बताया जा रहा है कि उस मसूदे के तैयार करने के बाद जो सार्वजनिक हुआ तो उसी रात जो सूची बन रही थी उसमें कमिश्नर महोदय का ट्रांसफर हो गया। मैं पूछना और कहना चाहता हूँ, ये सारे के सारे नेता कमिश्नर साहब के पास गए, विधायक, सांसद, सब लोग मिलकर हमें ये बता दें, कोई अधिकारी बता दे, कोई कलेक्टर बता दे, कमिश्नर बता दे, बीजेपी का कोई मंत्री बता दे, क्या इस मसौदे से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दबाया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, क्या उसमें ये जो कमिश्नर के लेवल पर ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, बोली गई हैं, कही गई हैं, या इनके नेताओं के, जो यहाँ के सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनके कहने से बोली गई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो काट है? नहीं है, झूठ बोल रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है उसको कानून लाकर ही आप बदल सकते हो, वरना नहीं बदल सकते आप। ये सीधी सीधी बात है। मैं इसमें बता दूं, अगर इनको ये मदद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो सबसे पहले एक समिति का गठन करे या आयोग बना दे, पूरे प्रदेश में चिन्हित कर ले इस तरह की दुकानें,
इस तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियां जहाँ पर हो रही हैं, जिनको सालों साल हो गए, 30-30, 40-40 साल हो गए, तो उसका लैंड यूज चेंज कर ले, या आयोग जो बने, आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। और कई बार सरकार जो आयोग बनाती है तो सरकार की जो मंशा होती है उसके अनुसार आयोग के लोग भी काम करते हैं, उनकी सिफारिशें आती हैं, सरकार उसको सदन में बिल पेश करती है, बिल पेश करने के बाद में वो कानून बन जाता है। लेकिन ऐसा ये कुछ करेंगे नहीं, मैं आपको पहले से ही बता दूं। दूसरा, ये लोग नगर निगम के स्तर से कोई प्लान लाना चाहते हैं कि पुनर्वास इनका हो जाए, कहीं दूसरी जगह इनको दुकानें मिल जाएं। पहला नंबर की बात ये, क्या कोई अधिकार है इनके पास कि बोर्ड में लाकर और ये कह दें कि हम 1, 2, 3, 4, 6 लोगों को अलग से दुकानें दे देंगे? ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये हो नहीं सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी कोई दुकान आएगी तो उसके लिए आपको कोई योजना के मार्फत आएगी या आपको कोई रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं विधायक हूँ और मेरे लिए कोई मकान, इन्होंने कह दिया कि लाइन में 5 मकान है, विधायक लोगों को आवंटित किए जाएंगे, तो मुझे अकेले को आवंटित एकदम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले पूरे के प्रदेश में विज्ञापन लगेगा, विज्ञापन लगने के बाद में सब लोग, उस विधायक लोग आएंगे, जो विधायक सारे लोग उसमें जो आएंगे उनमें से वो बोली लगेगी या लॉटरी सिस्टम होगा, या जो भी चीज़ ये तय करेंगे वो चीज़ करनी पड़ेगी। तब हमें किसी भी नियम कानून के तहत कोई चीज़ होती है तो ये जो चीज़ लेके आ रहे हैं, ये एक चीज़ कर सकते हैं। पहले जिनकी दुकानें टूटी हैं, सरकार चाहे तो उनका मुआवजा दे सकती है, उनकी मदद कर सकती है मुआवजा देकर, नंबर 1। नंबर 2, आयोग का गठन करके सिफारिशें पूरी जगह जांच और परीक्षण होकर सिफारिशें जो आयोग की आए उन पर फिर सरकार काम कर सकती है, कानून बना सकती है। और अगर और ज़्यादा रिलीफ देना है तो पार्लियामेंट में कोई चीज़ तय प्रधानमंत्री जी कर दें। जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नियम बना सकते हैं, ये सीबीआई के डायरेक्टर के लिए कानून ला सकते हैं, ये और तमाम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संसद में जा सकते हैं, तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो जाएगी। इसके लिए कानून लेकर आए, इनकी मदद करें। अच्छा, जो शहर के मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया, उन्होंने कहा कि साहब हमें ने प्राथमिकता के आधार पर जो नगर निगम का बिल्डिंग बन रहा है उसमें दुकानें दे देंगे। अब ये पता लगा है कि उस नगर निगम की बिल्डिंग का भी नक्शा पास नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, वो उम्र के ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि पद ओहदा है उनके पास, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जब भी हम कभी उनके साथ किसी दिशा की मीटिंग में, किसी समीक्षा की मीटिंग में बैठते हैं तो मैंने हमेशा उनको ये देखा, बड़े असहाय देखा, बड़ा बेबस और बड़ा लाचार देखा। अपने ही अधिकारियों पर लांछन लगाना, अपने ही अधिकारियों पर तमाम तरह की वहाँ पर बातें बोलना। अरे, जब आपको ये पद ओहदा मिला हुआ है, सरकार में भी आप हो और सरकार चलते हुए आप मेयर हो उस सरकार में, अगर आप ये रोना रो रहे हो कि नगर आयुक्त ये कर रहा है, एक्सीएन ये कर रहा है, चीफ ये कर रहा है, नगर आयुक्त ये कर रहा है, तो मैं समझता हूँ आपको अपने पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई आपका प्रभाव ही नहीं है। प्रभाव नहीं है। अगर प्रभाव हो तो इस चीज़ का रोना आप ना रोएं। आपकी सरकार चल रही है, आप जिम्मेदार प्रथम नागरिक हो इस जिले के, इस महानगर के, इस आपके डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद में आपको जो निर्णय लेना है आप निर्णय लीजिए, अपने बोर्ड मीटिंग बुलाइए। सारे समय पर इनके पार्षद लड़ते रहते हैं, सारे पार्षद, चाहे इनके भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों चाहे दूसरे पार्षद हों, लड़ाई होती रहती है। कभी इनके सफाई कर्मचारी बेचारे परेशान होकर, दिक्कत होकर लड़ाई लड़ते हैं, कभी इनके दूसरे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी ये आरोप लगाते हैं। पहले नगर आयुक्त पर इनका यही आरोप था, अभी मैं बैठा था दिशा की मीटिंग में, तब इनका आरोप यही था। तो ये बेचारा मैं इसलिए सब जोड़ रहा हूँ, जो कुछ कर ही नहीं पा रहे तो बेचारे ही मानो। और फिर भ्रष्टाचार का जो आलम है वो किसी से छुपा नगर निगम का नहीं है। मलिन बस्तियों में, कमज़ोर लोगों में कोई ये काम नहीं कर पा रहे जिसमें विजनरी कोई काम हो सके। कूड़े के हटाने की बात लगातार करते रहते हैं, लेकिन पिछले 3 साल हो गए, लगभग 3 साल होने को हैं, 2.5 साल से ज़्यादा इनको हो गया, इनका समय हो गया, कुछ ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे मेरठ में अपनी छाप छोड़ सकें। तो मैं मेयर साहब के लिए तो ये बात कहूँगा कि सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। मेयर के लेवल पर वो चाहें कि कोई इनकी मदद कर दें तो फिर कोई दूसरा कोर्ट चला जाएगा। अगर कोई इस तरह का नाप शनाप या किसी तरह की दुकान या किसी तरह की चीज़ करने पड़े तो जो भी खुराना या जो भी इस तरह के लोग हैं, फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, फिर कोई PIL डाल देगा, फिर कोई RTI मांग कर इनकी जानकारी ले लेगा। तो फिर अब की बार तो सिर्फ बेचारों का इनका ही नुकसान हुआ है, फिर इनका भी होगा नुकसान, कर्मचारियों का भी नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लग सकता उससे कोई रिलीफ ले सकते हैं। सरकार चाहे तो रिलीफ देगी।
एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो मंडलायुक्त की बैठक हुई, उस बैठक में जो विधायक हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के वो मौजूद थे, उसमें और भी कई सारे लोग मौजूद थे जो संवैधानिक पदों पर हैं, लेकिन एक शख्स उसमें थे विवेक रस्तोगी जो बीजेपी महानगर के अध्यक्ष हैं। आप क्या मानते हैं उनकी क्या भूमिका उस पूरे मामले में हो सकती है? क्या संवैधानिक तरीके से वो उस मीटिंग में बैठ सकते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कई मौक़ों पर कहा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब जनप्रतिनिधियों की मीटिंग थी, समीक्षा मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी थी, तो मुझे धरने पे बैठना पड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कानून और संविधान को मानने वाली सरकार ये नहीं है। ये अधिकारियों पर दबाव बनाकर जनता के हित के काम नहीं कर रहे, ये अपने हित के काम करा रहे हैं। आप किसी भी समय पर देखिए, इस पूरे मेरठ में जिस तरीके से भूमाफिया बढ़े हैं, जिस तरीके से थाने, तहसील, कचहरी में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये अपने आप में कभी पूर्व में 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं दावे के साथ आपके इस पे माइक पे कह रहा हूँ, 90% 90% ऐसे लोग हैं जो जमीनों के काम में संलिप्त हैं, और ये लोग उल्टा सीधा अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर जनता के लिए काम करना नहीं चाहते, अपने खुद के स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। कमिश्नर की मीटिंग में किसी महानगर अध्यक्ष संवैधानिक पद का व्यक्ति नहीं है, वो पार्टी का चुना हुआ, पार्टी का नियुक्त किया हुआ एक महानगर अध्यक्ष है। तो वो किसी सरकारी मीटिंग में, मैं दिशा की मीटिंग में होता हूँ, तो दिशा की मीटिंग में चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, कोई समीक्षा मीटिंग होती है तो उसमें चुने हुए लोग आते हैं, और पार्टी के अगर स्तर पर किसी को कोई बात करनी है तो ऐसी मीटिंगों में वो नहीं जा सकते। लेकिन उसमें देख रहे हैं कि उनका बाकायदा नाम लिखा हुआ है, नीचे कमिश्नर साहब के साइन हो रहे हैं और पूरा एजेंडा बना के दिया है, आदेश बना के दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, बेचारे कमिश्नर साहब इसीलिए तो नप गए, इसीलिए तो उनका नुकसान हो गया। इन्हीं लोगों के दबाव की वजह से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उनका बड़ा नुकसान हो गया। सरकार को जो ये बना के लाए थे, नोट बना के लाए थे, जो ये महानगर अध्यक्ष इनके सबके साइन हुए हैं, जैसे ये नोट लोकेश खुराना जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना भी लगा रखी थी, जिसमें प्रमुख सचिव गृह से लेके, मुख्य सचिव से लेके, चीफ सेक्रेटरी से लेके, डीजीपी से लेके सारे जिले के बड़े अधिकारी उसमें अवमानना में क्या नाम वहाँ पर जाना पड़ता, पार्टी बनी हुए थे। अगर ये वाली चिट्ठी वहाँ पर पहुँच जाती तो सरकार की और फजियत होना तय था। इसीलिए मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब को यहाँ से सरकार ने हटाया है, और मैं ये नहीं कहना चाहता वो चले गए यहाँ से, कि उनका काम ठीक था, वो अच्छा काम कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, लोगों की रोजाना समस्याएं सुन रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, उस कारण से उनका ट्रांसफर हुआ। एक छोटी सी चीज़ और है कि उस मीटिंग में जो जिले के प्रभारी हैं, जिले के मालिक जिनको कह सकते हैं हम संवैधानिक रूप से, वो होते हैं जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ना तो उनको कॉपी गई है, ना वो मीटिंग में है। ये समझ में नहीं आया कि आखिर उनको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया। प्राधिकरण है उसमें आवास विकास है, उसमें नगर आयुक्त भी बैठे हुए हैं। देखिए, मैं फिर बता दूं कि कई बार जैसे जिलाधिकारी का ये लगा होगा कि जिलाधिकारी उस गलत चीज़ पर ना जाएगा, आपके दबाव में नहीं आएगा, या कुछ ऐसी उनके दिमाग में मनसा जो भी बात रही हो जिलाधिकारी के प्रति। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो उसके बाद जो ये सेंट्रल मार्केट में आए, एक तरफ तो महिलाएं, औरतें, बच्चे बिलख रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, मिठाई बांटना, नारे लगाना, आतिशबाजी करना, खुद शटर खोल के दिखाना, और सिर्फ झूठ के ऊपर, झूठी नींव के ऊपर ये सारे काम चल रहे थे। सोचो ये किस तरह के लोग हैं। नहीं, मैं रामचंद्र जी नाम इसलिए नहीं लूँगा कि भगवान रामचंद्र जी से वो तो पात्र थे, करेक्टर उन्होंने निभाया, इसलिए मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका। वो उन्हें नॉलेज नहीं है शहर की, उन्हें जानकारी नहीं है, और जिसको जानकारी ना हो उसके खिलाफ टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। वो बस अचानक से आए, उनका समय था ऐसा कि उनको यहाँ का सांसद बनना था। लेकिन मेरठ की जनता, अच्छा फिर मैं कहना चाहता हूँ, जिसको गरीब में से बदबू आ रही हो, 8 बजे सोने की आदत हो, या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी पब्लिक से हो, पब्लिक में रहना उन्हें पसंद कम हो, तो ऐसे लोगों पर हम लोग क्या कहें। लेकिन वो सेंट्रल मार्केट वाला प्रकरण तो हमेशा, जब तक जीवित हम लोग हैं, जब तक हमारे जहन में रहेगा। समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद में मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई, अखिलेश यादव जी ने प्रेस में भी उसको उठाया। बाकायदा जो इनकी बेइज्जती है महिलाओं ने इनके नेताओं की है, वो सब वायरल है, इनके सब क्रियाकलाप वायरल हैं।
बेशक ये झूठ बोल के कुछ कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। हम जिनकी दुकानें टूटी हैं, जिनके और भी घर तोड़े गए हैं, उनको भी न केवल मुआवजा सरकार की तरफ से दिलाने का काम करेंगे, बल्कि गरीब गुरबा लोगों की मदद करने का काम भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो कह रहे हैं कि जितने भी पीड़ित हैं सेंट्रल मार्केट प्रकरण में, जिनके रोटी रोजगार उजड़ गए हैं, उनकी मदद करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर बीजेपी जमकर सियासत करने का काम कर रही है और उसके लिए झूठ का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। और उसी झूठ के इस्तेमाल में मेरठ के जो कमिश्नर थे उनको भी सरकार ने यहाँ से हटा दिया। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।